तो अभी आगे देखते हैं हम। देखो कोई भी सैटेलाइट मोशन जो होता है वो सर्कुलर पाथ के ऊपर होता है, और यहाँ पे रूट GM/r+h लेते हैं, जो ये सेंटर से लेते हैं। ऑफकोर्स r मतलब उसके सरफेस तक का रेडियस और h उसका हाइट ले लिया हमने, ठीक है। यहाँ पे स्मॉल r भी बोल सकते हैं। फ्रॉम सेंटर अबाउट, नॉट फ्रॉम द सरफेस। ऑब्वियसली मैंने तुमको बता दिया, मास को तुम रख भी सकते हो, कोई खास बात नहीं है। और यहाँ से ही अपन इस चीज़ को ड्राइव करते हैं। बिल्कुल सही बात है। टाइम पीरियड को अगर हम देखेंगे, टाइम पीरियड 2πr होता है, और r की वैल्यू हमने डाल दी, तो हमें बेसिकली मतलब ये वाली चीज़ मिल जाती है, ठीक है ना। इंडिपेंडेंट ऑफ मास ऑफ सेटेलाइट होता है, ये ध्यान रखना। यहाँ पे जो मास आ रहा है वो सिर्फ और सिर्फ प्लेनेट का मास था, और t² डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू r³ होता है फॉर इलिप्टिकल एंड सर्कुलर दोनों के लिए। ये वाली चीज़ मैंने तुमको बता दी। अगर सेटेलाइट रिवॉल्व कर रहा है बहुत नियर टू अर्थ सरफेस, तो अगर हम देखेंगे हमारे पास या किसी भी हाइट के लिए, तो एस्केप वेलोसिटी होती है √2 टाइम्स ऑफ ऑर्बिटल वेलोसिटी होती है। एस्केप वेलोसिटी जो होती है वो √2 टाइम्स अगर करेंगे हम, तो √2 इधर जो आया था वो कट जाएगा, तो बेसिकली ऑर्बिटल वेलोसिटी मिल जाएगी। यानी हम देख सकते हैं हमारे पास इसकी वेलोसिटी हम निकाल सकते हैं। और यहाँ पे ये भी हमें जानने को मिला कि √2 को अपन 1.41 बोल देंगे, यानी एस्केप वेलोसिटी इज 41% मोर देन ऑर्बिटल वेलोसिटी। एस्केप वेलोसिटी इज 41% मोर देन ऑर्बिटल वेलोसिटी। तुमको एज याद होना चाहिए वाली चीज़, ठीक है। ऑर्बिटल वेलोसिटी जो होती है √GM/r होती है, और इसके वेलोसिटी ये होती है √2GM/r। किसी भी हाइट से भी ये वाली चीज़ देख सकते हैं। इसकी वेलोसिटी जो होती है किसी भी हाइट से आती है। एनर्जी ऑफ सेटेलाइट जो होता है, पोटेंशियल एनर्जी मैंने तुमको बताया था, दोनों का मास भाई वहाँ पे हम ले लेते हैं। दोनों के बीच में सेंटर का डिस्टेंस कितना है ना, मतलब जिस पॉइंट पे मतलब जिस 2 पॉइंट पे दो मासेस रखे हुए हैं, तो उन दोनों के बीच में मासेस का पॉइंट ज्वाइन करो, उसके बीच में रख दो, तो -GMM/r+h होगा हमारे पास, ऑब्वियस सी बात है। और काइनेटिक एनर्जी अब निकालना चाहते हैं तो तुमको ये वाली चीज़ तो मालूम ही है, और इसमें कुछ शंका वाली बात नहीं है। काइनेटिक एनर्जी बाई टोटल एनर्जी बाई पोटेंशियल एनर्जी का जो रेशियो होता है वो क्या आता है, तुम बताओ तो मेरे को क्या आता है सर। तो ये जो होता है हमारे पास, ये आता है हमारे पास 1:-1:-2, ये डबल होता है, ऑब्वियस सी बात है। तो इसको हम p/2 कर लेते हैं हमारे पास करने के लिए, अगर मतलब इक्वल करना हो तीनों को। तो काइनेटिक एनर्जी मैग्नीट्यूड वाइज देखेंगे तो हमारे पास मतलब निगेटिव होकर पॉजिटिव हो जाएगा, निगेटिव होकर पॉजिटिव हो जाएगा फिर से। और पोटेंशियल एनर्जी V2 ये दोनों निगेटिव में होता है, ये पॉजिटिव में होता है। और ये तुमको रेशियो में तुमको एज इट इज बता दिया। काइनेटिक एनर्जी के अंदर 1/2mv0 ऑर्बिटल वेलोसिटी को नहीं लेंगे, बट इसी को अगर हाफ कर लेते हैं तो भी अपना काम बन जाएगा। टोटल एनर्जी जो होगा ऐसे कर लेंगे। एनर्जी के अंदर देखोगे तो हमारे पास सिर्फ यही एक पॉजिटिव था, ये दोनों को निगेटिव थे, और इसके अंदर पोटेंशियल एनर्जी का मैग्नीट्यूड भी ज़्यादा था। देखो बात करते हैं हमारे पास बाइंडिंग एनर्जी क्या होती है। तो बाइंडिंग एनर्जी होती है टोटल एनर्जी जिसको देने के बाद वो फ्री हो जाए और वो फिर से चला जाए कहाँ पे। तो बाइंडिंग एनर्जी क्या होती है सर? बाइंडिंग एनर्जी सेटेलाइट जो होती है वो होती है टोटल एनर्जी जिससे वो मतलब मिनिमम कितना एनर्जी जिससे वो फ्री हो जाए, उसको अपन बाइंडिंग एनर्जी बोलते हैं, है ना। ऑफकोर्स सेम एटम होता है ये, जितना उतना दे दिया तो वो फ्री हो जाएगा। निगेटिव कभी भी नहीं हो सकता, ऑफकोर्स स्किप करना चाहते हैं। सेम आयोनाइजेशन एनर्जी कितना दिया ताकि वो फ्री हो जाए, एक इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए ना, तो यही टोटल एनर्जी का मॉड ले लेते हैं तो वो एस्केप हो जाएगा वहाँ से। टोटल एनर्जी निगेटिव होती है, मतलब बॉन्डिंग सिस्टम है। पूरे सोलर सिस्टम की अगर देखो टोटल एनर्जी निगेटिव होती है। टोटल एनर्जी मतलब वो स्टेबल सिस्टम है, अगर जीरो है, और अगर जीरो है टोटल एनर्जी यानी वो फ्री सिस्टम है। पॉजिटिव है तो ही फ्री सिस्टम है ऑफकोर्स। अगर रेडियस सेटेलाइट अगर इंक्रीज कर रहे हैं तो मैंने तुमको बताया स्पीड कम होगा, पोटेंशियल एनर्जी बढ़ेगी, टोटल एनर्जी बढ़ेगी। उस पर क्वेश्चन भी आया हुआ है, स्पीड कम होगा और काइनेटिक एनर्जी कम होगी, ठीक है ना। चूंकि आर की इन्वर्सिटी पोर्शन आर बढ़ेगा तो हमारा वेलोसिटी कम होगी, स्पीड कम होगा, और काइनेटिक एनर्जी कम होगा, पोटेंशियल बढ़ेगा, टोटल एनर्जी बढ़ेगा। बाइंडिंग एनर्जी का ऑब्जेक्ट अगर बोल रहा है कि एक जो है सरफेस पे रखा हुआ और एक जो है रिवॉल्व कर रहा है, तो बाइंडिंग एनर्जी क्या होगी? टोटल एनर्जी के बराबर होती है। अब अगर एक बॉडी जो काइनेटिक एनर्जी जीरो यानी रेस्ट पे रखा हुआ है सरफेस के ऊपर, तो उसके पास केवल और सिर्फ पोटेंशियल एनर्जी होगी। टोटल एनर्जी जो दोनों को मिला के होती है, पोटेंशियल प्लस काइनेटिक को जोड़ के होती है। तो यहाँ पे अगर देखो पोटेंशियल एनर्जी होगी वो -GMM/r हो जाएगी, और यहाँ पे अगर रिवॉल्व कर रहा है तो टोटल एनर्जी पोटेंशियल प्लस काइनेटिक दोनों होगी। और यहाँ पे अगर दोनों को सम करोगे तो पोटेंशियल तो ये आ रहा था डायरेक्टली, इसका आधा हो जाएगा। टोटल तुमको मालूम भी यही होता है, मतलब पोटेंशियल का आधा होता है, ये वाला आ जाएगा। क्योंकि पॉजिटिव एक निगेटिव एक पॉजिटिव में तो फाइनली यही वाला चीज़ आता ना। ये मान लो हाफ है और ये मान लो -1 है, तो -1/2 आएगा। तो -1/2 आया तो बाइंडिंग एनर्जी ये आ रही है, और यहाँ बाइंडिंग एनर्जी ये आ रही है। अगर कोई ऑब्जेक्ट अर्थ सरफेस पे रखा हुआ है, अगर कोई ऑब्जेक्ट अगर अर्थ सरफेस रखा, तो ऑफकोर्स वही बोला हुआ है यहाँ पे बाइंडिंग एनर्जी उसकी डबल होगी, देन वो सर्कुलर में घूम रहा है, क्योंकि ऑलरेडी कुछ काइनेटिक एनर्जी है। ये वाली चीज़ तो अपने को मालूम ही है। और ये वाली चीज़ आगे तुम देखोगी कि हमारे पास बताओ, इस पे क्वेश्चन भी आया हुआ है कई बार कि वर्क डन बताओ कितना एनर्जी में देना पड़ेगा एक ऑब्जेक्ट को ताकि वो सरफेस ऑफ अर्थ से रोटेट करने लगे एक सर्कुलर ऑर्बिट एट हाइट h पे। ठीक, कितना सिंपल से बात है। कितना वर्क डन हमें करना पड़े, कितना हमें एनर्जी देना पड़े ऑब्जेक्ट को ताकि वो सरफेस ऑफ अर्थ से रोटेट करने लगे सर्कुलर ऑर्बिट के अंदर ऑफ हाइट h। तो देखो कितना सिंपल सा बात है ये वाला कि हमारे पास r+h होगा, एनर्जी गिवन जो होगा वो क्या होगा,
टोटल एनर्जी जो होगा फाइनल माइनस इनिशियल, और ये तो ऑलवेज यही वाला चीज़ लगाते हैं। फाइनल जो है वो क्या बोल रहा है कि रोटेट करने लगे, तो रोटेट का ये होगा। और इनिशियली तो था ये था काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी परसिप्ट थी, तो ऐसे करके निकालोगे काइनेटिक एनर्जी। और ये देखो तुमको बता दिए सेटेलाइट जो होता है अगर सर्कुलर ऑर्बिट के ऊपर है तो उसके अंदर स्पीड कॉमन रहेगा सर, स्पीड सेम रहेगा, काइनेटिक एनर्जी कांस्टेंट रहेगी, पोटेंशियल एनर्जी भी कांस्टेंट रहेगी, मैकेनिकल एनर्जी कांस्टेंट रहेगी। यहाँ पे वेरिएबल तीनों रहेगी बट ओवरऑल कांस्टेंट रहेगी। अगर देखो मोमेंटम, एंगुलर मोमेंटम इसका भी कांस्टेंट रहेगा, इसका भी कांस्टेंट रहेगा। इन सेम ऑर्बिट आर फिक्स है, इसके अंदर आर और भी कांस्टेंट है, आर एंड भी अलग अलग वेरी कर रहे हैं, आर वेरी कर रहे हैं, स्पीड भी वेरिएबल होगा। मैंने तुमको वही चीज बताई। यहाँ वेलोसिटी वेरिएबल है, यहाँ वेलोसिटी वेरिएबल ऑफ कोर्स होगा यार, क्योंकि वहाँ पे क्या हो रहा है स्पीड यार, वेलोसिटी तो वेरिएबल होगा ही ना, डायरेक्शन चेंज हो रहा है, स्पीड कांस्टेंट है हमारे पास। टोटल एनर्जी जो होगी वो ये होगी, और टोटल एनर्जी यहाँ पे सेम मेजर एक्सिस का लेते हैं, यहाँ पे एंगुलर मोमेंटम कांस्टेंट होगा और यहाँ पे एंगुलर मोमेंटम भी कांस्टेंट होगा। ऑफ कोर्स यार कांस्टेंट, टोटल एनर्जी भी कांस्टेंट होगी क्योंकि वर्क डन एक लूप के अंदर जीरो होता है। और बाकी सारी चीजें हमने बात कर ली, ये बात कर ही ली थी हमने। आगे हम बात करते हैं हमारे पास जियो स्टेशनरी सेटेलाइट। बस इसमें एक बार मैं दोबारा ये वाली चीज़ को रिपीट करता हूँ कि एस्केप वेलोसिटी से अगर बहुत ज़्यादा दे दिया गिवन वेलोसिटी तो पाथ इन्फिनिटी में चला जाएगा, बट हाइपरबोलिक पाथ से जाएगा। यानी गिवन वेलोसिटी से अगर बहुत ज़्यादा एस्केप वेलोसिटी है, सॉरी आई एम वेरी सॉरी, अगर एस्केप वेलोसिटी से गिवन वेलोसिटी बहुत ज़्यादा हमने दे दी एस्केप वेलोसिटी से भी, तो हाइपरबोलिक पाथ से हो जाएगा इन्फिनिटी तक। जियो स्टेशनरी सेटेलाइट ऑब्वियस सी बात है यार, जियो स्टेशनरी उसको बोलते हैं जो कि मतलब स्टेशनरी दिखता रहे। तो 6R फ्रॉम सरफेस होता है, 7R होता है हमारे पास फ्रॉम सेंटर ऑफ अर्थ। ऑफ कोर्स ऑब्वियस सी बात है, इसकी एंगुलर स्पीड जो होती है, टाइम पीरियड जो होता है, डायरेक्शन ऑफ रोटेशन होता है, सेम एज अर्थ होता है। ऑफ कोर्स जिस एंगुलर स्पीड से घूम रहा है तभी तो एक जगह रुका हुआ दिखेगा, टाइम पीरियड भी उतना ही होगा, डायरेक्शन ऑफ मोशन भी वही होगा, रिमेन सेम पोजीशन फ्रॉम अर्थ। इक्वेटोरियल प्लेन के अंदर मूव करता है वेस्ट टू ईस्ट। वन सेटेलाइट कवर 1/3 पार्ट ऑफ द अर्थ एंड पोलर सेटेलाइट उसको बोलते हैं अबाउट पोल, वो रोटेट कर रहे होते हैं, अबाउट पोल रोटेट कर रहे होते हैं। टाइम पीरियड इनका 100 मिनट होता है। एंड पाथ ऑफ सेटेलाइट जो होता है पॉसिबल प्लेन जो होना चाहिए वो सेंटर से पास करना चाहिए, वही ऑफ कोर्स पॉसिबल होगा। पोलर सेटेलाइट जो होते हैं पोल के अबाउट मूव करते हैं, सिंपल सी बात है। और मैं बोलूँ जियो स्टेशन सेटेलाइट तो रुके हुए दिखते हैं, उनकी एंगुलर वेलोसिटी टाइम पीरियड जो होगा सेम होगा, उनका जो होगा डायरेक्शन ऑफ मोशन तक सेम होता है, डिस्टेंस 6R होता है और इसका टाइम पीरियड, बस पोलर के बारे में एक खास बात, पोल के अराउंड मूव करते हैं और इनका टाइम पीरियड जो होता है वो 100 मिनट होता है। पोलर सेटेलाइट इससे ज़्यादा नहीं जानना है। पाथ ऑफ सेटेलाइट पॉसिबल जो होता है सेंटर से पास करना चाहिए और ये पॉसिबल नहीं है। तो पोलर सेटेलाइट के बारे में एक खास बात मैं तुमको दोबारा पूछूं तो तुमको डायरेक्ट आना चाहिए बताना कि सर पोलर सेटेलाइट के बारे में बस एक चीज़ अगर आप मेरे से पूछो तो हम बताएंगे आपको 100 मिनट उसका होता है। 100 मिनट होता है उसका कितना, उसका टाइम पीरियड होता है 100 मिनट के 100 मिनट ही होता है, 100 मिनट होता है। इलास्टिसिटी होती है कि रीगन अपने ओरिजिनल कॉन्फ़िगरेशन कर पाए, स्टील ज़्यादा होता है, उसका गामा ज़्यादा इलास्टिक है ये। और हमारे पास अगर टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो गामा कम होता है, ये वाली चीज़ तुम इधर देखोगे और इस पर क्वेश्चन भी कड़क आया हुआ है, टेम्परेचर बढ़ाने पे गामा कम होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, ध्यान रखना। स्ट्रेस फोर्स पर यूनिट एरिया होता है, ये तुमको मैंने बताया भी है, बहुत सिंपल सी यार कि फोर्स पर यूनिट एरिया होता है। और ये डायमेंशनलेस कैसे होते हैं मैंने तुमको ये बता दिया कि स्ट्रेन जो होता है डायमेंशनलेस होता है, इसके अंदर वही होता है पास्कल होगा, न्यूटन फोर्स पर न्यूटन मीटर स्क्वायर है, पास्कल बोल देंगे ऑफकोर्स। यहाँ पे कोई खास बात नहीं है, जितना हम लगाएंगे एक्सटर्नल उतना ही रीस्टोरिंग लग रहा होगा। लॉन्गिट्यूडिनल फोर्स पर यूनिट एरिया, टेंजेंशियल के अंदर फोर्स, और हमारे पास यहाँ पे लेते हैं हमारे पास टेंजेंशियल फोर्स जो लग रहा होता है एंड हमारे पास जिस एरिया के ऊपर लग रहा होता है, और यहाँ पे लेते हैं फोर्स पॉइंट एरिया और इसको अपन बोल देते हैं प्रेशर, जो कि टोटल फोर्स लग रहा है टोटल एरिया के ऊपर। यहाँ पे ये वाला एरिया के ऊपर लग रहा था इसलिए इसको प्रेशर नहीं बोलते हैं, इसको प्रेशर बोल देते हैं। तो सिंपल सी बात है यार वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस तुमको किसको नहीं मालूम प्रेशर बोलते हैं। स्ट्रेन जो होता है, स्ट्रेन होता है चेंज इन कॉन्फिगरेशन बाई ओरिजिनल कॉन्फिगरेशन, तुमको मालूम है ये। इसके अंदर बस x/l कर लेते हैं जो टेन थीटा बोलते हैं, जो कि थीटा स्मॉल होता है तो थीटा ही बोल देते हैं, और इसके अंदर डेल्टा v/v बोलते हैं। बिल्कुल सही बात है, हुक्स लॉ यही होता है, स्मॉल डिफॉर्मेशन स्ट्रेस स्ट्रेन के बराबर होता है। स्मॉल डिफॉर्मेशन के लिए हमारे पास स्ट्रेस स्ट्रेन के बराबर होता है, और यहाँ पे ये आता है कोएफिशिएंट ऑफ इलास्टिसिटी, सबका यूनिट सेम ही होता है। प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल होता है, ऑलवेज ध्यान रखना मटेरियल को चेंज किया तो चेंज नहीं होगा, प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल होता है। और एनी मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी जो होता है उसका यूनिट सेम ही होता है। यंग मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी निकालना चाहते हो इसको कर लोगे, फल आया से भी तुम इस चीज़ को याद रख सकते हो। और ये चीज़ तो तुमको मालूम ही है, यूनिफॉर्म रॉड है, अगर खुद के मास के ऊपर अगर इलोंगेट कर रहा है तो मास उसका mg हो गया, लेंथ l/2 पे लग रहा है, उसका लेंथ l/2 ही मानो कि l/2 लेंथ का था, यहाँ पे इसका mg मास लग रहा है और एरिया गामा लिख लोगे। आगे देखो तुमको बताया मैंने, वायर जो होता है सिलेंड्रिकल होता है, और हमारे पास अगर इसका क्यूब करते हैं तो ए को कॉमन निकालेंगे, अगर मान लेते हैं यहाँ से तो ए के ऊपर भी क्यूब आएगा, इसके ऊपर क्यूब आएगा, 3% है, ये तुमको मालूम है। 1 सेंटीमीटर स्क्वायर एंड 10⁻⁴ मीटर स्क्वायर तुमको मालूम है, और 10⁻² मीटर अगर दोनों का स्क्वायर करें तो दोनों का स्क्वायर होता है। वॉल्यूम डिक्रीज भी 1%, यानी इसका जो है डेल्टा v/v परसेंटेज दिया हुआ है 1, ये तुमको मालूम है 1%, और परसेंट को 100 लिख सकते हो या 100 से मल्टीप्लाई कर सकते हो।
सॉरी आई एम वेरी सॉरी 100 से मल्टीप्लाइड वहाँ पे मानो, ठीक है ना, तो 100 से डिवाइड करते हैं ऑफकोर्स यार, अगर 1% है तो एक वही 100 ही ना होगा, ऑब्वियस सी बात है यार। फ्रिक्शनल चेंज इन वॉल्यूम बोलते हैं, आप फ्रिक्शनल डिक्रीज इन वॉल्यूम भी बोल रहे होते हैं इसको, कोई खास बात नहीं। इंक्रीज परसेंटेज यानी इंक्रीज बाई ओरिजिनल इनटू 100 यार, वही तो होता है, एक डाइन जो होता है 10⁻⁵ न्यूटन होता है, कोई खास बात नहीं है। बल्क मॉडुलस जो होता है हमारे पास वेट सेंटर ऑफ ग्रेविटी पे लगता है, वेट जो होता है सेंटर ऑफ ग्रेविटी पे लगता है, चलो ठीक है जान गए। बल्क मॉडुलस जो होता है ये डिफाइंड होता है सॉलिड लिक्विड गैसेस तीनों के लिए, वॉल्यूम स्ट्रेस बाई वॉल्यूम स्ट्रेन लेते हैं, प्रेशर हो जाएगा ऊपर ये फोर्स पॉइंट एरिया और ये डेल्टा वी बाई भी, ऐसे आराम से बल्क मॉडुलस निकाल दो तो कंप्रेसिबिलिटी ये होती है, इसको देख लोगे, उतना नीडेड नहीं है, जानना चाहो तो जान सकते हो वैसे करके, तो बाकी एक बार को इसको देख लोगे नोट्स के अंदर ही। और शेयरिंग स्ट्रेस जो होता है हमारे पास, शेयरिंग स्ट्रेन देखो इतना तक नहीं पूछता, ये तो पूछेगा ही नहीं, ठीक है ना। क्वेश्चन जो आते हैं हर चीज़ परफेक्ट करने की जरूरत नहीं है। शेयरिंग स्ट्रेस जो होता है भाई, शेयरिंग स्ट्रेन स्ट्रेस जो होता है हमारे पास फोर्स और सॉरी स्ट्रेस जो हो गया हमारे पास फोर्स टेंजेंशियल लगा रहे थे जिस एरिया पे लगा रहे थे, और हमारा शेयरिंग स्ट्रेन हो गया हमारे पास जो डिफॉर्मेशन होता है, और इसको अपन टेन थीटा ही बोल सकते हैं, बहुत छोटा है तो उसको थीटा भी डायरेक्टली बोल सकते हैं, कोई खास बात नहीं है। सॉलिड बस तीनों के तीनों होते हैं, चाहे वो बल्क मॉडुलस तो तीनों के पास होता है वैसे तो, गामा सिर्फ सॉलिड के लिए, वायर के लिए डिफाइंड है, और क्या हमारा रेडिएटिव भी सिर्फ और सिर्फ सॉलिड का होगा, बट लिक्विड एंड गैस सिर्फ और सिर्फ बल्क मॉडुलस से डिफाइंड होते हैं। गामा फॉर लिक्विड एंड गैसेस जीरो होते हैं डायरेक्टली, तुमको मालूम होना चाहिए, गामा अगर पूछे लिक्विड एंड गैसेस के लिए डायरेक्टली जीरो होते हैं। और पोटेंशियल एनर्जी जो होता है ये स्टोर्ड तो हाफ इंटू स्ट्रेस इंटू स्ट्रेन इंटू वॉल्यूम होता है, ये ध्यान रखोगे, और इसके अंदर वॉल्यूम का टर्म नहीं आता है, हाफ इंटू लोड इंटू इलोंगेशन होता है डायरेक्टली। यहाँ पे डायरेक्टली कन्वर्ट भी कर सकते हो, स्ट्रेस स्ट्रेन को चाहो कन्वर्ट करना तो यहाँ पे ध्यान रखना कि हाफ इंटू स्ट्रेस इंटू स्ट्रेन इंटू वॉल्यूम भी यहाँ पे आता है, हाफ इंटू स्ट्रेन इंटू स्ट्रेस इंटू स्ट्रेन इंटू वॉल्यूम आता है, हाफ इंटू स्ट्रेस इंटू स्ट्रेन इंटू वॉल्यूम आता है, और इसको करना चाहो तो हाफ इंटू लोड इंटू इलोंगेशन होता है। यहाँ पे अपन इसको बोलते हैं, यहाँ तक मतलब ए तक प्रोपोर्शनल लिमिट है, बी तक हमारे पास ए तक प्रोपोर्शनल लिमिट होता है, बी तक इलास्टिक लिमिट है, इसको इल्ड पॉइंट बोलते हैं, तो बी को डायरेक्टली इल्ड पॉइंट याद रखोगे, इल्ड पॉइंट है, इल्ड पॉइंट है। और हमारे पास इसको अपन बोलते हैं अल्टीमेट टेक्सटाइल डिस्टेंस, और जितना दूर होता है उतना ही वो डक्टाइल होगा, और जितना पास होगा उतने ही जल्दी वो ब्रेक कर जाएगा। बी तक जाने के बाद अगर हम हटाते हैं डिफॉर्मिंग फोर्स तो वो रिटर्न तो आएगा, बट यहाँ प्रोपोर्शनली लूट हो जाती है, और इसके बियॉन्ड अब रिटर्न भी नहीं आ रहा होगा, समझ में आ रहा है, कुछ रेसिडुअल स्ट्रेन बच जाएगा, ठीक है ना। और मैंने तुमको ये बताया इधर, और ये सारी चीज़ें तो तुमको क्लियर ही है ऑफकोर्स यार। ए से बी में देखोगे स्ट्रेस बढ़ाने पे स्ट्रेन तो बढ़ता है, बट प्रोपोर्शनलिटी एंड हो जाती है। अब तो बी को अपन इल्ड पॉइंट बोलते हैं, तो बस यही चीज़ जानना मेन इंपॉर्टेंट है कि इसको इल्ड पॉइंट बोलते हैं, इसको प्रोपोर्शनल पॉइंट बोलते हैं। यहाँ पर अल्टीमेट यूटिलाइजेशन जितना दूर हमारे पास उतना अच्छा, उतना मतलब डक्टाइल होगा, और पास हो गया तो ब्रिटल होगा, ठीक है ना। और इलास्टोमर जो होते हैं उनका ग्राफ ऐसे बनता है, और नेचुरल रबर जो होता है उसका ग्राफ ऐसे बनता है। डू नॉट रिप्लेस ओरिजिनल पार्ट, बट परमानेंट कोई भी स्ट्रेन नहीं आता है। यहाँ पे कुछ क्वेश्चन कुछ बातें लिखी हुई हैं, देख लेते हैं हमारे पास। रिजिड बॉडी डिस्टेंस बिटवीन एनी टू, देखो कोई भी रिजिड बॉडी होती है तो डिस्टेंस बिटवीन एनी टू पॉइंट सेम होता है, एंड परफेक्टली रिजिड बॉडी जो होती है एग्जिस्ट नहीं करती, यानी कोई भी रिजिड बॉडी जो होता है उनके बीच में दो पॉइंट के बीच में डिस्टेंस ऑलवेज सेम होगा, और कोई भी परफेक्टली रिजिड बॉडी एग्जिस्ट ही नहीं करती है। बॉडी अगर हमारे पास इलास्टिक होती है तो रीगेन कर लेगी, इन इलास्टिक है तो पार्शियली रीगेन करेगी, और परफेक्टली इलास्टिक है तो नॉट रीगेन एट ऑल, ठीक है ना। तो इलास्टिक है तो टोटली रीगेन कर लेती है, इन इलास्टिक है तो पार्शियली रीगेन करती है, और परफेक्टली इन इलास्टिक है, वही मान लो पार्शियली इन इलास्टिक है, परफेक्टली इन इलास्टिक है। बैलेंस फोर्सेस कैन चेंज द शेप ऑफ कोर्स है, तुम मालूम है कि चिपटा दोनों तरफ से एफ ही लगा, चिपटा दिया तो शेप हुआ तो खराब हो ही गया ना। नेट फोर्स जो होता है कॉम्प्रेसिव इलोंगेटिव जो होता है, नेट फोर्स कॉम्प्रेसिव इलोंगेटिव डिफर, मतलब वही चीज़ बस बोलने की बात कर रहा है। और यहाँ पे टेम्परेचर जो होता है गामा की इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है वाली बात बहुत बोली हुई है। आज वो थर्मोडायनेमिक्स को देखते हैं। देखो थर्मोडायनेमिक्स जो होता है इसके अंदर बहुत सिंपल चीज़ें हैं, और इसमें तो भाई सब तुमको मैंने बता ही दिया। 3, 5, 6 होता है मोनोटॉमिक का, डायटोमिक, ट्राइटोमिक का, +2 करना हाई टेम्परेचर के ऊपर, ठीक है ना। और यहाँ पे इसके अंदर 3 ट्रांसलेशनल होते हैं, 3 ट्रांसलेशनल, 2 रोटेशनल, और इसके अंदर 3 ट्रांसलेशन, 3 रोटेशनल हो जाते हैं, ठीक है। और हमारे पास मैंने तुमको बताया कि अगर इसके अंदर हमारे लीनियर हो गया ट्राइटोमिक होने के बाद भी तो डिग्री ऑफ फ्रीडम 5 ही आएगा। 1 डिग्री ऑफ फ्रीडम के साथ जो होता है काइनेटिक एनर्जी हाफ केवीटी होता है, और केवीटी R/N होता है, केवी बोल्ट्जमैन कांस्टेंट R/N होता है, R/Na होता है एवोगाड्रो नंबर। और हमारे पास अगर देखेंगे एक मॉलिक्यूल का निकालना चाहेंगे तो एक मॉलिक्यूल का डिग्री ऑफ फ्रीडम जो होगा 1 मोल का RT कर लेते हैं, 1 मोल का तुमको बता ही दिया, ये तुमको बता दिया मैंने तुमको ये बता दिया। हीट गिवन से इंटरनल एनर्जी बढ़ती है। देखो आइडियल गैस जो होता है म्यू डिपेंड ओनली ऑन इंटरनल एनर्जी जो होती है सिर्फ टेम्परेचर के ऊपर ही डिपेंड करती है। और अगर देखो कि हमारे पास हीट गिवन इंटरनल एनर्जी, हीट देने से इंटरनल एनर्जी बढ़ेगी तो गैस का टेम्परेचर बढ़ेगा।
और टेम्परेचर के चेंज करने से ही सिर्फ और सिर्फ इंटरनल एनर्जी चेंज होती है, ये ध्यान रखोगे। इंटरनल एनर्जी होती है सिर्फ और सिर्फ टेम्परेचर के ऊपर हीट डिपेंड कर रही है, तो उसके ही चेंज करने से चेंज होगी। और तुमको मालूम ही है कि हमारे पास, चलो अब इसको कर लेते हैं एक बार को कि एम सी डेल्टा टी कैसे कैसे क्या क्या करके होता है। थर्मल देखो, कोई भी थर्मल के अंदर देखोगे कि हमारे पास अगर कोई भी थर्मोमीटर है, जैसे मैंने तुमको बताया कि हमारे पास दो तीन थर्मोमीटर होते हैं हमारे पास, 0 से हमारे पास 100 डिग्री सेल्सियस फ्रीजिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट लेते हैं, यहाँ 32 से लेकर 212 तक होता है, 180 डिवीजन होते हैं। तो बेसिकली मान लेते हैं यहाँ पे कोई भी डिग्री सेल्सियस फ़ारेनहाइट होता तो सी माइनस लोअर पॉइंट बाई टोटल हमारे पास नंबर ऑफ डिवीजन ले लेते हैं। यहाँ पे भी F माइनस 32 बाई टोटल नंबर ऑफ डिवीजन 180 ले लेते हैं। अगर इसको काटोगे तुम आराम से तो निकाल भी सकते हैं अपन, ये उसी में 0 का सी ही रह जाएगा, और इसको 0 से काट दो 9 और विभाज कर लेंगे 2 से काटेंगे तो 5/9 इंटू F माइनस 32 होता है हमारे पास डिग्री सेल्सियस फ़ारेनहाइट के अंदर कन्वर्ट करने के लिए। कोई खास बात है क्या, डायरेक्टली निकाल सकते थे। बोलो 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 बोलो, बहुत सिंपल सी बात थी सर। और हमारे पास मैंने तुमको बताया कुछ और चीज़ें मैं बता रहा हूँ, तो आ जाओ, लेट्स सी दैट, मज़ा ही आएगा, आ जाओ देखते हैं अपन। देखो सबसे पहले मैं तुमको एक चीज़ बता रहा हूँ हमारे पास क्या होता है। तो देखो सबसे पहली चीज़ कि हमारे पास जो होता है MS डेल्टा टी होता है, ठीक है ना। जो भी होता है हमारे पास हीट जो होता है वो होता है हमारे पास MS डेल्टा टी। हीट जो होता है हमारे पास होता है MS डेल्टा टी, बिल्कुल सही बात है। और यहाँ पे S होता है स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, जो कि वाटर के लिए जो होता है, वाटर के लिए जो होता है हमारे पास 1 होता है 1 कैलोरी पर ग्राम, 1 कैलोरी होता है पर ग्राम। और अगर वही देखोगे स्टीम के लिए एंड आइस के लिए 0.5 होता है। और हमारे पास अगर तुम देखोगे तो 80 कैलोरी होता है, अगर देखोगे लेटेंट हीट का अगर देखेंगे तो 80 कैलोरी होता है हमारे पास पर ग्राम, कब आइस एंड वाटर के मिक्सचर के लिए, एंड 540 कैलोरी पर ग्राम होता है हमारे पास वाटर एंड स्टीम के मिक्सचर के लिए, ठीक है ना। और यहाँ पे कुछ चीज़ें मैं बता दे रहा हूँ कि Q इक्वल टू ml होता है, यहाँ पे टेम्परेचर चेंज नहीं हो रहा है, स्टेट चेंज हो रहा है, यहाँ पे टेम्परेचर चेंज हो रहा है। और कहीं पे भी सेम टेम्परेचर के ऊपर देखोगे ना एक ही फेज को एग्जिस्ट करेगा, मतलब 100 डिग्री सेल्सियस पे अगर है तो ये दोनों का मिक्सचर एग्जिस्ट कर सकता है। 110 डिग्री सेल्सियस सिर्फ स्टीम एग्जिस्ट करेगा, ठीक है ना। और कभी भी हीट इंक्रीज करने का बात करें, मान लो यहाँ से यहाँ तक फॉल किया तो यहाँ पे जो mgh होगा, अब इसका बोल रहा है सिर्फ और सिर्फ 60% जो है वो हीट के अंदर कन्वर्ट हुआ, तो MS डेल्टा टी कितना मास होगा, तो m डैश निकाल लो यहाँ से डायरेक्टली, क्या खास मतलब कोई खास बात नहीं है, ऑब्वियस बात है। और अगर मैं तुमको बोलूँ कि मान लेते हैं हमारे पास आइस और मिक्सचर को मतलब मिक्स किया, आइस प्लस स्टीम के मिक्सचर को मिक्स किया है, तो बेसिकली इन सबको सेम टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस पे ले आओ। मतलब ये तो नहीं पूछता आइस स्टीम का, बट तुमको बोल दिया आइस एंड वाटर के मिक्सचर को स्टीम मतलब किया है मिक्स, तो 0 डिग्री सेल्सियस पे लेके आ जाओ। तो वाटर जो होगा अगर 0 डिग्री सेल्सियस पे आ जाएगा तो m मास रहा होगा वाटर का, S डेल्टा टी ये एनर्जी दे रहा है, और आई जो होगा ml होगा हमारे पास। m को सर्च तो अगर 0 डिग्री सेल्सियस में नहीं है तो उसको ml डेल्टा टी से 0 डिग्री पे ले आओ और प्लस ml कर लो। m उसका मास होगा यहाँ पे ms डेल्टा टी और ml कर लोगे, और इतना ही हीट और कितना मास मान लेते हैं, दोनों को 0 डिग्री सेल्सियस पे लेकर, और फिर जो हीट बच रही है ना एक्स्ट्रा, उससे दोनों का टेम्परेचर इंक्रीज करो। बहुत सिंपल सी बात है, और ऐसे ही करके अपन इसको सॉल्व कर रहे होते हैं, ठीक है। आगे मैंने तुम बताया वही हमारे पास। और हाँ, ये ऑलवेज ध्यान रखना है CP माइनस CB जो होता है वो R होता है, N नहीं आता है यहाँ पे, ठीक है ना। और यहाँ पे मैंने तुम बता दिया Q इक्वल टू वही NC डेल्टा टी बोल सकते हो या NS डेल्टा टी, और MC डेल्टा टी वही चीज़ें तुमको मालूम है। NC यहाँ पे स्पेसिफिक मास के टर्म में था, ये मोलर के अंदर कन्वर्ट हो गया। और यहाँ पे अगर वही यहाँ पे एक चीज़ तुमको मालूम होनी, एक चीज़ और मालूम होनी चाहिए कि अगर मास के टर्म में करते हैं तो R/M नीचे आ जाता है मास। CB जो होता है F/2 इंटू R होता है, CP जो होता है F/2 + 1 इंटू R होता है। मोलर स्पेसिफिक कांस्टेंट वॉल्यूम जो होता है हमारे पास, मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम जो होता है वो होता है NCB डेल्टा टी। और मोलर स्पेसिफिक कैपेसिटी अगर कांस्टेंट प्रेशर पे देखोगे तो हमारे पास होता है NCP डेल्टा टी। अरे यार आ रहा है, ठीक है, यही तो होता है ना, हीट जो होगा वो यही तो होता है, ऑब्वियस सी बात है। मोलर है तो मोल ले रहे हैं, कोई खास बात नहीं है। CP/CB गामा होता है 1 + 2F गामा के बराबर होता है। मोनोएटॉमिक के लिए बस देखेंगे हमारे पास, तो मोनोएटॉमिक जो होता है, डायटॉमिक डायरेक्टली निकाल लो। मोनो देखो, मोनो से हम ट्राई पे जाते हैं तो गामा कम होता है, ये बस तुमको मालूम होना चाहिए। फॉर्मूला तुमको मालूम है, गामा से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, और कोई खास बात नहीं। देखो जो खास बात नहीं है उसके बारे में क्या ही बात कर, तुमको डायमेंशन ये सब बता ही दिया। P/V होता है, इंटीग्रेट कैसे कर लेंगे। ATM जूल जो होता है 1 से 1.5 होता है। वर्क फंक्शन जो होता है वर्क और हीट जो होता है हमारे पास 5 फंक्शन होते हैं, स्टेट फंक्शन नहीं है, 5 फंक्शन है ये सबके सब। वर्क एंड हीट जो होता है तो हमारे पास अलग अलग के अंदर देख लेंगे। एरिया को डायरेक्टली बता देंगे। एरिया अगर हमारे पास एरिया आप साइकिल लेते हैं, अगर क्लॉक वाइज जा रहा है तो पॉजिटिव वर्क है, अगर हमारे पास एंटी क्लॉक वाइज तो नेगेटिव वर्क होता है। एरिया आप साइकिल लेते हैं। इंटरनल एनर्जी जो होता है हमारे पास फॉर आइडियल गैस अगर देखेंगे हमारे पास, तो ये वाली चीज़ एक इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे ये वाली चीज़ को देख लोगे कि हमारे पास NCB डेल्टा टी तो हमें करना आता ही है, ऑलवेज ये सही है। मतलब इंटरनल एनर्जी के लिए कहीं भी यूज़ कर सकते हो। इंटरनल एनर्जी इन टर्म ऑफ PV अगर देखोगे ना तो क्या निकल के आता है, हम इसको RT को अगर देखेंगे, NRT को अपन इसको बोल सकते हैं P1 V2 इंटू P1 V1। अगर हम उसको घटाएंगे तो P और V का ग्राफ के अंदर देखेंगे हमारे पास
तो हमारे पास अलग अलग तरीके से अगर हमारे पास P1 P2 भी दिया हुआ है तो भी इंटरनल एनर्जी निकाल सकते हैं, और इसमें PyQ भी आया हुआ है। तो इंटरनल एनर्जी निकालने का ये भी एक तरीका हो सकता है, इंपॉर्टेंट है, ये भी पाथ फंक्शन होता है, नॉट स्टेट फंक्शन। इट कांस्टेंट वॉल्यूम CB बोलते हैं, कांस्टेंट प्रेशर CP बोलते हैं। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में तुमको बता दिया था। और हीट देते हैं तो ऑब्वियसली बात है यार, हीट दिया तो वर्क करेगा, एक्सपेंड करेगा, और ये तुमको डायरेक्टली याद होना चाहिए, इतना दिमाग लगाने की जरूरत ही नहीं है। टाइप आइसोथर्मिक प्रोसेस तुमको सब मालूम है। आइसोबारिक जो होता है हमारे पास, उसके अंदर प्रेशर कांस्टेंट था, और तुमको मालूम है कार्नोट प्लेस एंड ब्लूटूथ से कार्नोट प्लेस यानी चार्ल्स लॉ होगा ये। और हमारे पास तुमको मालूम है कि अब बी डायरेक्ट टी हो गया, V1 वही T1 इक्वल टू V2 T2 बोल सकते हो, कोई खास बात नहीं है। और मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी अगर बोलना चाहेंगे हमारे पास, अरे CP का वही फार्मूला लिखा हुआ है, कोई खास बात नहीं है, बस यहाँ पे ये वाली चीज़ का रेशियो देखना होता है कि इसके अंदर CP होगा, इसके अंदर CP तो आता ही है डिफॉल्ट, और इसके अंदर NR डेल्टा टी आ जाता है वर्क के अंदर। अगर देखोगे हमारे पास, और वर्क कैसे आता है NR डेल्टा टी, तो वर्क अगर हम देखेंगे दोनों घटाएंगे ना, तो CP माइनस CP करेंगे तो R ही बचता है यहाँ पे, तो वर्क जो होता है NR डेल्टा टी आता है। तो इनका रेशियो वाले पे क्वेश्चन आ जाता है, और सबसे इंपॉर्टेंट लाइन तो ये है, और मैं इसको ग्रीन नहीं किया हूँ, अब कर रहा हूँ, ध्यान देना, इसको रिवीजन करना है। नीचे डेल्टा क्यू आता है, मतलब बेसिकली मैं ये तुमको बोलना चाह रहा हूँ ना कि अगर देखो कि हमारे पास du/dq तुमको मिलेगा तो 1/गामा होता है, और हमारे पास वही हमारे पास dw/dq मिलेगा तो 1 - 1/गामा हो जाता है, ठीक है ना। w अगर आया तो हमारे पास 1 - 1/गामा, तो 1/गामा होता है, ठीक है ना। और हमारे पास वर्क डन जो होता है हमारे पास यहाँ पे P इंटू V फाइनल में V इनिशियल हो तो तुमको मालूम ही है। और यहाँ पे कोई भी जीरो नहीं होता आइसोबारिक के अंदर, तुमको मालूम कोई भी जीरो नहीं होता। आइसोकोरिक के अंदर वर्क डन जीरो होगा, आइसोथर्मल के अंदर हमारा डेल्टा U जीरो हो जाएगा, एडियाबेटिक के अंदर Q जीरो हो जाएगा, ऑब्वियसली बात है। एरिया ट्रेपेजियम मैंने तुमको बता ही दिया, और ये तुमको लॉग निकालना आता ही है, आराम से कर सकते हो, कोई खास बात नहीं है। ये लॉग निकालना तुम देखोगे 1/x का log x होता है, और आइसोकोरिक जो हो गया तो हमारे वॉल्यूम कांस्टेंट हो जाएगा। और वॉल्यूम जब भी कांस्टेंट होता है ना तो उसको गेल-लुसिक्स लॉ बोलते हैं, और ये तुमको याद होना चाहिए, गेल-लुसिक्स लॉ बोलते हैं। अगर वॉल्यूम कांस्टेंट होता है ना सर तो उसको गेल-लुसिक्स लॉ बोलते हैं, गेल-लुसिक्स लॉ बोलते हैं। मोलर स्पेसिफिक कैपेसिटी के अंदर हम बात करते हैं हमारे पास, ये तो मालूम है CB क्या होता है। और हमारे पास अगर देखेंगे हमारे पास तो NCP, यहाँ पे CB बोल देंगे। वर्क डन अगर देखेंगे दोनों घटाएंगे सेम आया, जीरो हो जाएगा। और इसके अंदर वॉल्यूम कांस्टेंट है, ग्राफ के वेरिएशन आराम से एक बार को देखोगे सब क्लियर है, सब ऑब्वियस चीज़ें हैं, कोई खास बात नहीं है। और दो ग्राफ दिया हुआ है तो एक को कांस्टेंट मान के कैसे आंसर निकालते हैं तुमको मालूम है, वो सारी चीज़ें तुम आराम से कर सकते हो। इन सब का तुमको बता ही दिया कि मैंने तुमको स्लोप क्या था, -P/V होता है। आइसोथर्म के ऊपर टेम्परेचर सेम रहता है, और कोई खास बात नहीं यहाँ पे। टेम्परेचर अगर चूंकि टेम्परेचर ज़्यादा है, क्योंकि टेम्परेचर इंक्रीज कर रहे हैं तो PV का प्रोडक्ट ज़्यादा होगा। अच्छा, इसके अंदर हमारे पास ये बोल रहा है ना, टेम्परेचर अगर मतलब PV = NRT से देख रहे हैं, दो आइसोथर्म कभी भी एक दूसरे को कट नहीं करते हैं। हाँ, ये इंपॉर्टेंट है, जान लो, दो आइसोथर्म कभी कट नहीं करते एक दूसरे को। और बाकी PV = NRT पे डायरेक्टली करके निकाल सकते हो कि इसका टेम्परेचर ज़्यादा है, कौन सा टेम्परेचर कम है। और वर्क डन का फॉर्मूला इसमें नेगेटिव नहीं आता, डायरेक्टली NRT, और V2/V1 और P1/V2 कर लेते हैं। V2/V1 होता है, P1/V2 होता है, कोई खास बात नहीं है। एंड हमारे पास डेल्टा U जीरो होगा, इसके अंदर आइसोथर्मल था, तो वर्क डन जो होगा हमारे पास वो हीट, और ये दोनों को दोनों बराबर होंगे। एडियाबेटी की बात करते हैं तो एडियाबेटी के अंदर बस यहाँ पे गामा आ जाता है, और गामा का कन्वर्जन तुमको मालूम हो, कन्वर्ट डायरेक्टली कर लेते हो, इसको याद भी नहीं करना होता है, डायरेक्टली निकाल लेना होता है आराम से। ऑफकोर्स याद क्यों करना है, निकाल ही लोगे ऑफकोर्स, बहुत रिपीटली करते हैं। और उसको था बहुत स्लोली करते हैं ताकि टेम्परेचर चेंज ना हो, उसको बहुत इसको आइसोथर्मल एंड टेम्परेचर जो होना चाहिए वो चेंज नहीं होना चाहिए, टेम्परेचर कांस्टेंट रहेगा। आइसो यानी सेम, और थर्मल यानी टेम्परेचर। एडियाबेटिक यानी हीट चेंज नहीं होना चाहिए, यानी बाहर ना जाए, तो इतनी जल्दी करो कि टेम्परेचर के अंदर ही चेंज हो, बाहर निकलने का टाइम ही ना मिले, ऐसे करते हैं। तो यहाँ परफेक्टली कंडक्टिंग बाउंड्री होगा ताकि टेम्परेचर सेम रहे, और यहाँ परफेक्टली इंसुलेटिंग बाउंड्री होगा। बाकी ये सब तुमको मैंने बता ही दिया, ये निकाल लोगे। माइनस गामा आ जाता है यहाँ पे, ये भी तुमको बताया। स्लोप कैसे वेरी करते हैं ये तो तुमको ये बता दी मैंने। और यहाँ पे एक क्वेश्चन बेसिक सा आता है कि गामा हमको मालूम है मोनो इस सब का ज़्यादा होता है, तो जिसका स्लोप ज़्यादा है वो ज़्यादा नीचे होगा ना, तो स्लोप 2 जो होगा वो मोनो एटॉमिक का होगा, क्योंकि गामा मोनो एटॉमिक का ज़्यादा होता है। और गामा किसका ज़्यादा किसका कम होता है तुमको बता ही दिया, पहचान लोगे। जो स्टेबली ज़्यादा घटता है या बढ़ता है वो तुमको मालूम है, मैंने तुमको बता दिया, एडियाबेटिक होता है। और यहाँ पे ये वाला एडियाबेटिक है, मतलब कि ये तुमको वर्क निकाल के मैंने बता दिया था। ये एक यहाँ पे देख लेते हैं, ये हाँ ये जान लो आप कि हमारे पास एडियाबेटिक कंप्रेशन, एडियाबेटिक एक्सपेंशन के अंदर क्या होता है। तो एडियाबेटिक अगर हम कंप्रेशन करेंगे तो हमारे पास वॉल्यूम डिक्रीज हो रही है, तो डी भी जो होगा वो निगेटिव होगा, DW जो होगा वो भी निगेटिव होगा, क्योंकि अगर हम वॉल्यूम कम कर रहे हैं तो वर्क जो होगा उस पर कर रहे हैं तो निगेटिव ही आएगा। और DW जो होगा निगेटिव ही है, तो चूंकि यहाँ पे हमारे पास डेल्टा Q जीरो हो गया था ना, ये तुमको बता के ही लेके आ रहा हूँ मैं, तो वर्क डन जो होगा माइनस डेल्टा U था। और हमारे पास यहाँ पे अगर ये जीरो आ रहा है तो हमारे पास निगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा, टेम्परेचर इंक्रीज करेगा। अगर हम देखेंगे पॉजिटिव आ गया DU, तो मतलब बेसिकली हम कंप्रेस करते हैं तो टेम्परेचर बढ़ता है, और एक्सपेंड करते हैं तो वॉल्यूम कम होता है। सॉरी, हाँ आई एम वेरी सॉरी, एक्सपेंड करते हैं टेम्परेचर कम होता है एडियाबेटिक के अंदर। ये कोई खास बात नहीं है, पूरी टॉपिक बता दिया। मोलर हीट कैपेसिटी कैसे निकालते हैं
ये सब तुमको चीज़ें बता दी, यहाँ तक ये वाली तक चीज़ें बता दी तुमको, कोई खास बात नहीं। हाँ, कंप्रेशन के अंदर तुमको मालूम होना चाहिए कि आइसोकोरिकी हो गया, आइसोकोरिकी होगा, कोई भी इसके अंदर वर्क नहीं आता है। एडियाबैटिक का ज़्यादा होता है कंप्रेशन के अंदर, फिर आइसोथर्मल आइसोबारिक ये रह जाता है। ठीक आता है, वैसी की बात है। यहाँ पे देखो दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है देख लेते हैं एक बात को, कि हमारे पास पीवी ग्राफ को अपन इंडिकेटर ग्राफ भी बोलते हैं, जो कि वर्क को इंडिकेट करता है। वो मालूम है अपने को। यू जो होता है अपन बता दिया, इंटरनल एनर्जी NF/2R, 0 केल्विन पे ये 0 हो जाता है, मोलिकुलर मोशन स्टॉप हो जाता है, वर्क इज कंटिन्यूसली इंक्रीजिंग। अगर देखोगे हमारे पास वॉल्यूम बढ़ रहा है तो वर्क ऑलवेज इंक्रीज ही कर रहा है। और मिक्सचर के अंदर तुमको बता दिया N और CV1 + N2 CV2/N1 + N2 तुमको मालूम है, और N1 CP1 + N2 CP2/N1 + N2 ऐसे करके निकाल लेते हैं। अरे यार एक बात बताओ मेरे को, कि मिक्सचर जो होता है ना, CP मिक्सचर/CV मिक्सचर, ठीक है, CV मिक्सचर, यार ये टेम्परेचर भी निकालना होता है तो तुम निकाल लेते हो आराम से। और ये सारी चीज़ यार देखना, यहाँ पे डायरेक्टली KTG को लेके आओ ना। और ये तुमको मालूम है कि हमारे पास यहाँ पे टेम्परेचर मिक्सचर का पूछे गए तो भी निकाल लेते हैं अपन। अगर हमारे पास यहाँ पे पूछता है डिग्री ऑफ फ्रीडम, गामा मिक्सचर पूछता है, तो हमारे पास ये सब कितना सिंपल होता है। टेम्परेचर मिक्सचर का होता है N1 F1 T1 + N2 F2 T2/N1 + F1 N2 + F2, यहाँ पे डिग्री ऑफ फ्रीडम था ये। और मैंने तुमको बताया गामा मिक्सचर 1+2, F मिक्सचर जो होता है N1 F1 + N2 F2/N1 + F2। और CV मिक्सचर निकालने की जरूरत नहीं पड़ती, पार्टिकुलरली अगर पूछ ही रहा है तो तुमको N1 C1 + N2 C2/N1 + N2 ऐसे ही कर लेते हैं। तो N1 CP + N2 CP/N1 + N2। और यहाँ पे गामा F मिक्सचर तो N नंबर ऑफ मोल के टर्म में ही देख रहे हो सब निकाल रहे हैं। और यहाँ पे इसका यहाँ पे डिग्री ऑफ फ्रीडम भी ले लेते हैं, N1 F1 + N2 F2/N1 + F2, ठीक है, ठीक है ना। और अगर सेम डिग्री ऑफ फ्रीडम को किया तो इतना सोचने की जरूरत भी नहीं है। और ये गामा मिक्सचर ये सब तो ये सच बताऊँ तो यहाँ से काट ही सकते हो, इसकी कोई जरूरत यहाँ पे नहीं ही पड़ेगी। तो मालूम है मोल के टर्म में ही निकालते हैं। और गामा मिक्सचर ऐसे तो कभी मत निकालो CP/CV, और ये तो आता ही नहीं है, ऑफकोर्स सी बात है, ये तो काटा भी मैंने। ये N1 गामा 1 नहीं होता है, ये हमारे पास होता है N, ये क्या होता है रेदर, ऐसे होता है हमारे पास 1+2/F मिक्सचर होता है। और F मिक्सचर जो होता है वो निकाल लेते हो आप। कैसे निकालते हो, N1 F1 + N2 F2/N1 + F2, ठीक है ना, N1 + N2। और हमारे पास ये सब निकाल दो। पॉलीट्रोपिक प्रोसेस का तुमको बता दिया मैंने ऑलरेडी। चलो बात नहीं कर रहे हैं तो KTG को भी आराम से खटाखट देख लेते हैं। देखो KTG जो होता है उसके अंदर मैं तुमको बताया कि हमारे पास कार्नोट प्लस इन ब्लूटूथ होता है एंड वॉल्यूम कांस्टेंट हुआ तो हमारे पास गे-लुसेक्स लॉ भी होता है। गे-लुसेक्स लॉ भी होता है, गे-लुसेक्स लॉ भी होता है, ये तुमको बता दिया मैंने। लेम्फर्ट जो होता है वहाँ पे आइडियली बिहेव करने लगता है। स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर जो होता है 0 डिग्री सेल्सियस इतना केल्विन इतना प्रेशर होता है, कोई खास बात नहीं है। और ईच डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर अगर इंक्रीज करता है, ये तो छोड़ ही दो, इसका कोई काम नहीं है। और मैंने तुम बताया यहाँ से तुम डायरेक्टली ग्राफ को भी देख सकते हो, ठीक है, कोई खास बात नहीं है। और हमारे पास यहाँ पे देखेंगे हम तो इसका एक मेथड ये है, दूसरा मेथड ये है कि स्लोप निकाल के भी देख सकते हो, बट मैं तो बोलूँगा यही बेस्ट अपना मेथड है, तो क्योंकि इतना दिमाग खटाना है। यहाँ पे जिसका मोल लेते हैं ना उसका यहाँ प्रेशर लेते हैं, वॉल्यूम ऑफ कंटेनर तो रहेगा। यहाँ पे जिसका मोल लेते हो, अगर आप मान लेते हैं 2 मिक्सचर का मोल ले रहे हैं तो प्रेशर ऑफ गैस ले लोगे। फिर अवोगाड्रो की वैल्यू तुम मालूम 6.02 × 1023 बोल्ट्जमैन कांस्टेंट तुमको बता दिया मैंने। और मोलर मास होता है एक का मास इंटू अवोगाड्रो नंबर ऑफ मास। एब्सोल्यूट टेम्परेचर होता है, टेम्परेचर को केल्विन को बोलते हैं। एब्सोल्यूट 0 पे मोलिकुलर मोशन स्टॉप हो जाता है। और अवोगाड्रो हाइपोथेसिस जो था वो तुमको बताया मैंने कि STP के ऊपर इक्वल वॉल्यूम ऑफ गैस इक्वल नंबर ऑफ मोलिकुल होंगे उसका, इक्वल वॉल्यूम गैस कंटेन इक्वल नंबर ऑफ मोलिकुल्स या इक्वल नंबर ऑफ मोल भी बोल सकते हैं अपन इसको, ठीक है ना। एक मोल ऑफ STP हो जो होता है वो 2.4 लीटर होता है, इतना डेसीमीटर क्यूब होता है। अरे लीटर को डेसीमीटर क्यूब बोलते हैं, या ईमेल के अंदर बोलना चाहते हो तो 2 जीरो इसका आगे लगा दो ना। और नंबर ऑफ मोल जो होगा हमारे पास टोटल नंबर ऑफ मोलिकुल, भाई अवोगाड्रो नंबर से नंबर ऑफ मोल आ जाएगा। या मास भी मोलर मास कर लो, या इसको अपन मास को कैसे लिख सकते हैं, टोटल नंबर ऑफ मोलिकुल इंटू ए का मास, कितने नंबर ऑफ मोलिकुल्स इंटू ए का मास, भाई एन का मास इंटू ए का मास। यहाँ पे मोलर मास ही तो आ रहा है, कोई खास बात नहीं है। डेंसिटी जो होता है हमारे पास PM/RT होता है। और यहाँ पे अगर बोलना चाहें तो अपन इसको मोलिकुलर मास को, मोलर मास को अपन मास ऑफ वन मोलिकुल ही बोल सकते हैं, और इसको अपन के भी बोल सकते हैं, आर को डायरेक्टली। तो ऐसे भी करके निकाल लेते हैं अपन। PV = यहाँ पे अपन देखना चाहें तो हम इससे इस फॉर्मूला पे भी आ जाते हैं। NRT की जगह N यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ मोलिकुल्स इंटू KBT हो जाता है। आगे तुम देखोगे इसको यूज भी अपन करते हैं। और देखोगे हमारे पास R कॉन्स्टेंट होता है, बट R रियल गैसेस के लिए अलग होता है। और कौन टेम्परेचर ज़्यादा है तो जो क्लोज होगा ना वो टेम्परेचर ज़्यादा होगा, ठीक है ना। एज टेम्परेचर की रियल गैस अप्रोचेस टू आइडियल गैस, तुमको ये चीज़ बता दी मैंने। देखो एवरेज वेलोसिटी जो होती है
हमारे पास RMS वेलोसिटी जो होती है, RMS ए बिट ज़्यादा होती है। और कभी भी देखोगे रैंडम मोशन हो रहा है तो वहाँ पे एवरेज वेलोसिटी जीरो होती है। तो एवरेज वेलोसिटी देखोगे यहाँ पे कहीं तो लिखा था एवरेज वेलोसिटी जीरो होती है ड्यू टू रैंडम मोशन। एवरेज मैग्नीट्यूड के अंदर देखोगे तो RMS ज़्यादा होता है, इसके अंदर स्क्वायर करो, एवरेज लो और रूट लगा दो। तो यही होता है ना, रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी। तो रूट लिया, मीन लिया, स्क्वायर, तो वही। और पीछे से हम कर लेते हैं इसको, कोई खास बात नहीं है। एवरेज वेलोसिटी नॉर्मली हम निकालना चाहते हैं सबका ऐसे लेते हैं और RMS वेलोसिटी पहले स्क्वायर करते हैं और लाइफली देखोगे डायमेंशनली भी सही आ जाता है, कोई खास बात नहीं है। काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस के अंदर देखो मैं तुमको कुछ लाइंस बताता हूँ, फिर देख लेंगे कुछ मिस कर रहा है कि दो कोलिजन जो होता है वॉल के, देखो सबसे पहले गैसेस मॉलिक्यूल जो होते हैं उनका वॉल्यूम खुद में बहुत कम होता है एज कम्पेयर टू द वॉल्यूम कंटेनर। उनकी साइज बहुत ज़्यादा कम होती है, उनके बीच में इलास्टिक कोलिजन होता है बिटवीन देम एंड बिटवीन द वॉल ऑफ कंटेनर। न्यूटन्स लॉ को फॉलो करते हैं, न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन को फॉलो करते हैं एंड इनके बीच में जो होता है हमारे पास ऑलवेज मोमेंटम कंजर्व रहता है एंड ड्यूरिंग द कोलिजन नहीं, इनिशियल और फाइनल देखो काइनेटिक एनर्जी होगा वो कंजर्व रहेगा, है ना। ड्यूरिंग द कोलिजन काइनेटिक एनर्जी कहाँ से कंजर्व रहेगा, तो इन गिवन सिंपल वेरी लार्ज नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स को लेते हैं एंड मूव करते हैं रेंडमली ऑल डायरेक्शन के अंदर वो मूव कर रहे होते हैं एंड साइज बहुत ज़्यादा स्मॉल होता है एज कम्पेयर टू डिस्टेंस बिटवीन देम। साइज बहुत ज़्यादा छोटा होता है एज कम्पेयर टू डिस्टेंस बिटवीन देम एंड इंटरेक्शन बिटवीन देम जीरो होता है। मूव अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन, पोटेंशियल एनर्जी जीरो होती है। नो अट्रैक्शन और रिपल्सन होता है उनके बीच में एक्सेप्ट ड्यूरिंग द कोलिजन। कोलिजन के बीच में, कोलिजन बिटवीन देम एंड वॉल दोनों परफेक्टली इलास्टिक होता है एंड हमारे पास मोमेंटम जो होता है काइनेटिक एनर्जी कंजर्व रहते हैं इन कोलिजन, नॉट ड्यूरिंग दी कोलिजन, ठीक है ना। काइनेटिक एनर्जी ड्यूरिंग द कोलिजन कंजर्व नहीं रहता है। डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर जो होता है, देखो पार्शियल प्रेशर एक तो नॉन रिएक्टिव गैसेस होने चाहिए और दूसरा इंडिविजुअल प्रेशर, दोनों का मैंने तुम बता दिया कैसे लेते हैं, टोटल प्रेशर उसका मोल फ्रैक्शन लेते हैं। बट यहाँ पे देखोगे हमारे पास ना P1 भी, ये तो वॉल्यूम ऑफ कंटेनर हो गया, P1 जो होगा तो इसका मोल, P2 जो होगा तो इसका मोल, और मिक्सर लेंगे तो मिक्सर का मोल ले लेते हैं, कोई खास बात नहीं है। मिक्सुअल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व जो होता है, देखो इसके अंदर टेम्परेचर बताने के लिए जितना टेम्परेचर डालते हैं ना, बढ़ाते हैं उतना वॉल्यूम, मतलब ग्राफ जो होता है वो फैलता है और नीचे आता है। तो यहाँ बोल रहे हैं टेम्परेचर इंक्रीज करने पे ग्राफ स्ट्रेच होता है और नीचे आ जाता है, कोई खास बात नहीं है। टेम्परेचर जो होगा T2 का ज़्यादा होगा, T3 से कम होगा, T1 T2, ठीक है, कोई खास बात नहीं है। यहाँ पे नंबर ऑफ पार्टिकल पर यूनिट वेलोसिटी होती है, ठीक है, नंबर ऑफ पार्टिकल्स पर यूनिट वेलोसिटी, और यहाँ वेलोसिटी लेते हैं। यहाँ पे मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी होती है, नॉर्मल बना देते हैं, ग्राफ था तो VRA में सबसे ज़्यादा होता है वेलोसिटी और फिर एवरेज आता है और मोस्ट प्रोबेबल मैक्सिमम वेलोसिटी जो होती है मैक्सिमम मॉलिक्यूल की इन्हीं के मतलब यही है, तो यही हो गया मोस्ट प्रोबेबल। फिर एवरेज उसके आगे होता है और RMS से अपन याद रखते हैं इसको, इसकी सबसे ज़्यादा मैग्नीट्यूड होती है, इसका 3, इसका हमारे पास होता है 8/π आता है और इसका 2 आता है, यही होता है ना, ये होता है, देख लो ना, इधर देख लो, पलट लो और देख लो, 8/π आता है, 3 आता है, 2 आता है, अरे यार कोई खास बात नहीं है, कोई खास बात नहीं है, कोई खास बात नहीं है। और हमारे पास जो होता है RMS ज़्यादा होता है और नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स तो बढ़ते नहीं है। एरिया अंडर द कर्व डज नॉट डिपेंड ऑन टेम्परेचर, एरिया अंडर द कर्व डज नॉट डिपेंड ऑन टेम्परेचर, सही बात है। एरिया अंडर द कर्व अगर टेम्परेचर इंक्रीज करिए तो ये मॉलिक्यूल्स थोड़ी बढ़ जा रहे हैं, समझ में आ रहा है। एरिया जो है नंबर ऑफ पार्टिकल्स को बता रहा है, तो एरिया अंडर द कर्व जो है वो डिपेंड नहीं करता टेम्परेचर पे, चूंकि एरिया कांस्टेंट रहता है। तो ये एक अच्छी पॉइंट है जो तुमको ध्यान होना चाहिए कि एरिया अंडर द कर्व जो होता है वो टेम्परेचर के ऊपर डिपेंड नहीं करता है, क्योंकि पूछे अगर कोई क्यों तो बोलोगे क्योंकि नंबर ऑफ पार्टिकल्स थोड़ी वेरी कर जा रहे हैं। एरिया जो होगा वो नंबर ऑफ पार्टिकल्स को डायरेक्टली डिनोट करता है। मीन फ्री पाथ क्या होता है, एवरेज डिस्टेंस बिटवीन दो कोलिजन को मीन फ्री पाथ बोलते हैं। और यहाँ पे मीन फ्री पाथ जो होता है वो मैंने तुमको बताया, और मीन फ्री पाथ जो होता है हमारे पास वो निकालने का डायरेक्टली फॉर्मूला भी आता है 1/√2π n/d² होता है, या 1/√2π, और हम डायरेक्टली कन्वर्ट करना चाहते हैं तो n को तो अपन बोल सकते हैं p/kt, ऐसा होता है, kBt होता है, ऐसे करके होता है, तो यही होता है। और बाकी d² का तो d² रह ही जाता है। तो बिल्कुल सही बोला मैंने, यहाँ पे मीन फ्री पाथ जो होता है या एवरेज, ये डायरेक्टली रटना होता है आपको। मीन फ्री पाथ जो होता है एवरेज डिस्टेंस बिटवीन टू कोलिजन होता है, और जो होता है हमारे पास चूँकि n नंबर ऑफ कोलिजन है हमारे पास, यहाँ पे एवरेज डिस्टेंस बिटवीन टू कोलिजन होता है मीन फ्री पाथ, और नंबर ऑफ कोलिजन एवरेज डिस्टेंस इसलिए ले रहे हैं चूँकि बहुत ज़्यादा कोलिजन हो रहे हैं, n नंबर ऑफ कोलिजन हो रहे हैं ना, इसलिए एवरेज डिस्टेंस लेते हैं अपन। तो L एवरेज V एवरेज जो होता है, और हमारे पास यहाँ पे देखोगे एक PYQ गया हुआ है कि मीन मतलब मीन फ्री जो होगा हमारे पास लेंथ बाई टाइम को अगर डिवाइड करोगे तो मीन की वेलोसिटी आ जाएगी ना। कितना सिंपल सी बात है ऑफकोर्स यार। एवरेज अगर मान लेते हैं एवरेज लेंथ को टाइम से डिवाइड कर दोगे, एवरेज वेलोसिटी आ जाएगी। और टाइम को अपन बोलते हैं रिलैक्सेशन टाइम होता है ऑफकोर्स, दो कोलिजन के बीच में कितना टाइम है मिल रहा है उनको, ये बताया मैंने। √2π n/d² होता है, d डायमीटर होता है, यहाँ पे n होता है नंबर डेंसिटी, और यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो n kBt, यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल थे, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल पर वॉल्यूम तो स्मॉल n हो गया, और p kBt, तो p को हम रख देंगे, kBt ऊपर चला जाता है, तो ये डायरेक्टली फॉर्मूला आता है। यानी मीन फ्री पाथ टेम्परेचर डायरेक्टली क्वेश्चन होता है, टेम्परेचर बढ़ाने पर मीन फ्री पाथ बढ़ता है, और ड्रिफ्ट वेलोसिटी जो होती है वो कम होती थी। ड्रिफ्ट वेलोसिटी देखो मैंने बताया यहाँ पे कम होती है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी कम होती है टेम्परेचर बढ़ाने पे, क्योंकि वहाँ पे देखोगे ना टेम्परेचर बढ़ाने पे जो होता है ना टाउ कम हो जाता है, टाउ कम होता है,
और टाउ कम होता है तो ड्रिप वेलोसिटी जो होती है उसके अंदर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टाउ होती है। तो टाउ कम हुआ तो ड्रिप वेलोसिटी कम हो जाती है टेम्परेचर बढ़ाने पे। अरे यार, और प्रेशर बढ़ाने पे क्या होता है, प्रेशर बढ़ाने पे ये कम होगा। प्रेशर बढ़ाने में हमारे मालूम है टेम्परेचर बढ़ाने पे मीन फ्री पाथ बढ़ता है और प्रेशर बढ़ाने पे कम होता है। मैंने तुमको ये सारी चीज़ें बता दी। एन अगर मान लेते हैं ब्रेक करता है एन मोल तो 2 के अंदर ब्रेक होगा, अगर एन मोल है तो 2 एन मोल के अंदर ब्रेक होगा। सॉरी मतलब एन मोल डायटोमिक है तो डायटोमिक है तो 2 के अंदर ब्रेक होगा, ट्राइटोमिक है 3 के अंदर ब्रेक होगा, ट्राइटोमिक है तो 2 के अंदर कन्वर्ट होगा 3/2 होगा। यहाँ पे सिंपल सा लॉग लिखा हुआ है, देखोगे समझ में भी आ जाएगा। डेंसिटी ऑफ वाटर जो होती है 4 डिग्री सेल्सियस में मैक्सिमम होती है। और हमारे पास चलो इसको एनालॉगी को भी बता ही देते हैं एक बार को कि से 3 मॉलिक्यूल जो है ब्रेक कर रहे हैं हमारे पास से N1 मॉलिक्यूल N1 मोल 3 क्या बोला हुआ N1 3 मॉलिक्यूल ब्रेक कर N2 के अंदर तो N2 इज इक्वल टू N1 इंटू N2/2। कितने कितने ब्रेक हो रहे हैं वैसे करके समझ लोगे, कोई खास बात नहीं। पी वी इज इक्वल टू NT/R होता है। R की वैल्यू तुमको 2 कैलोरी भी होती है मोल पर केल्विन। 8.314 या इसको अपन 25/3 ही बोलते हैं, 1/12 ही बोलते हैं इसको अपन। मोल पर केल्विन होती है। टेम्परेचर जो होता है यहाँ पे क्या बोला हुआ है हमने, यहाँ पे टेम्परेचर जो होता है वो कांस्टेंट है। टोटल एनर्जी जो है वो टेम्परेचर जो है अगर देखेंगे हमारे पास टोटल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी, और टेम्परेचर कांस्टेंट टोटल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी कांस्टेंट होगी। काइनेटिक गैस इक्वेशन जो होता है वो क्या होता है हमारे पास, काइनेटिक एनर्जी काइनेटिक गैस इक्वेशन देखोगे तो होता है हमारे पास 1/3 mNV ऐसे होता है करके ना, mNV², VRMS होता है, ऑफ कोर्स mNV² होता है। तो 1/3 mNV², इसको नंबर डेंसिटी बोलते हैं, नंबर पर वॉल्यूम बोल सकते हैं, U² होता है, AGT जिसको याद रखना है। और हमारे पास मैंने तुमको ये भी बता रखा है, यहाँ से VRMS निकालते हैं तो हमारे पास आता है रूट अंडर के अंदर 3 kVT होता है। और एक चीज़ अच्छी बात अगर मैं तुमको बोलूँ तो तुम ये चीज़ को याद रखोगे कि हमारे पास P/D होता है, बट इसके ऊपर डिपेंड नहीं करता है। यानी अगर देखोगे हमारे पास तो VRMS का प्रेशर ऊपर डिपेंड करता है, नहीं चूंकि डेंसिटी बढ़ जाती है, बट हाँ ये टेम्परेचर ऊपर डिपेंड करता है रूट टी के ऊपर। ऐसे ही हमारे पास देखोगे तो वेव के अंदर साउंड के अंदर भी आते हैं कि साउंड के अंदर भी जो होता है ना वेव वेलोसिटी के अंदर देखोगे साउंड जो होता है उसके अंदर भी वेलोसिटी जो होती है वो रूट टी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। वेलोसिटी जो होती है उसके अंदर भी देखोगे तो हमारे पास P/D आ जाता है रूट अंडर के अंदर, तो इसके ऊपर डिपेंड नहीं करती है। तो वही वाली चीज़ यहाँ पे भी है वहाँ पे भी है, कोई खास बात नहीं है। और हमारे पास अगर देखेंगे हमारे पास 1/3 और मास पर वॉल्यूम इंटू VRMS², यहाँ पे VRMS अगर हम देखेंगे तो हमारे पास आ जाएगा रूट अंडर, अरे यार यहाँ पे देख मास पर वॉल्यूम था और VRMS² है एंड मास, तो एक का मास इंटू नंबर ऑफ मॉलिक्यूल हमने कर लिया यहाँ पे, बस ये किया तो यहाँ से टोटल मास निकाला। और यहाँ से VRMS कैसे निकलता है वो भी देख सकते हो तुम कि 3PV हो जाएगा और m, और PV/m को अगर हम लिखना चाहते हैं तो मास पर यूनिट वॉल्यूम को बोल देते हैं डेंसिटी, तो यहाँ से ये निकाल दिया। और आगे तुम आगे जानते हो कैसे करते हैं। इसके अंदर एक अच्छी चीज़ बस तुम याद रखो कि हमारे पास ये तुमको मालूम है कि हमारे पास 3/2 RT होता है 1 मोल के लिए, तो 3/2 RT NRT याद रखो 1 मोल के लिए। तो काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट अगर वॉल्यूम में बोले ना तो इसको कन्वर्ट करके PV कर लोगे और PV करके V को भेज दोगे नीचे, काइनेटिक पर यूनिट वॉल्यूम हो गया 3/2 P हो जाएगा, कोई खास बात नहीं है ना। कितना आसान है। आइसोथर्मल देखो होता है कभी फ्री एक्सपेंशन होता है तो आइसोथर्मल होता है, ठीक है। और अगर हमारे पास वर्क डन उसके अंदर ऑफकोर्स यार जब भी हमारे पास फ्री एक्सपेंशन होता है तो वर्क डन 0 होता है, DQ भी 0 हुआ, कोई हीट तो दिया नहीं हमने। तो अगर ये दोनों का दोनों 0 है तो DU 0 हो गया, टेम्परेचर कॉन्स्टेंट यानी आइसोथर्मल होता है। नहीं फ्री एक्सपेंशन लाइक आइसोथर्मल प्रोसेस होता है और आइसोथर्मल हो गया तो हमारा P1 इक्वल टू P2 होगा। आइसोथर्मली मतलब एक थर्मली अगर इंसुलेटेड है ये आइसोथर्मल प्रोसेस होता है, ये ऑब्वियस बात है, हीट तो हमने दिया नहीं। और फ्री एक्सपेंशन होता है तो वर्क डन तो 0 ही होता है, तो टेम्परेचर कॉन्स्टेंट हो गया यानी हमारे पास आइसोथर्मल हो गया। अरे यार बोलो ना आइसोथर्मल हो गया। लाइक आइसोथर्मल प्रोसेस होता है P1 इक्वल टू P2 एंड फ्री एक्सपेंशन जो होता है वो आइसोथर्मल प्रोसेस होता है, कोई खास बात नहीं है। आगे देखते हैं अपन, हम बात करते हैं फ्लूइड्स के अंदर। सबसे पहले फ्लूइड के अंदर ये वाला पेज देखते हैं, फिर आगे की चीज़ों को देखते हैं अपन, मजे ही मजे, फिर मजे ही मजे। देखो सबसे पहले फ्लूइड के अंदर ये वाला पेज देखो कि हमारा प्रेशर जो होता है थ्रस्ट यानी परपेंडिकुलर फोर्स को अपन थ्रस्ट बोलते हैं, थ्रस्ट पर यूनिट एरिया होता है, ठीक है ना। और पास्कल यही होता है बेसिकली कि जितना अगर मान लेते हैं अगर इनक्लोज्ड फ्लूइड है तो जितना प्रेशर देते हैं वो हमारे पास इक्वली हर जगह डिस्ट्रीब्यूट होता है और सेम हॉरिजॉन्टल लेवल पे सेम प्रेशर होता है। बेसिकली यही होता है, स्केलर होता है, प्रेशर जो होता है स्केलर होता है। ये ध्यान रखना कि प्रेशर जो होता है वो वेक्टर नहीं होता है, प्रेशर स्केलर होता है। ऐसा यूनिट जो होती है हमारे पास इसकी पास्कल न्यूटन मीटर स्क्वायर होती है। ऐसा यूनिट जो होती है इसकी वो होती है हमारे पास पास्कल
यहाँ पे न्यूटन मीटर स्क्वायर। सेम इन ऑन डायरेक्शन लगता है, कैन बी कॉम्प्रेसिव या इलोंगेटिव, तुमको मालूम भी है कि कॉम्प्रेसिव भी हो सकता है, इलोंगेटिव भी हो सकता है। एक एटीएम जो होता है हमारे पास वो 10⁵ पास्कल हो सकता है, एक बार इतना सेंटीमीटर क्यूब है, तुम बताया, ये 10⁻³ मीटर क्यूब, 1 डेसीमीटर क्यूब, 10⁻³ cc, ये सब तुमको मालूम नहीं है यार कि 1 लीटर को डेसीमीटर क्यूब बोल देते हैं, इसी को अपन 10⁻³ ml बोल देंगे, ml को cc बोलते हैं। और ये ऊपर वाली तुमको बता ही दी 760 mm होता है, 760 टॉर भी बोलते हैं। डेंसिटी जो होता है मास बाई वॉल्यूम होता है, और इसे यूनिट देखोगे तो kg पर मीटर क्यूब हो जाएगा। वाटर का जो होता है 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब होता है, यानी अगर 100 ml है तो 100 kg उसका मास होगा, 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब होता है, यानी 1000 ग्राम, यानी 1000 ग्राम अगर लिया है तो 1000, अगर हमने 1000 ml लिया तो 1000 उसका ग्राम मास होगा, 10⁻³ kg पर मीटर क्यूब होगा। और इसको निकालोगे तो ऐसे ही Hg का अगर निकालना चाहते हैं 10⁻³ टाइम्स ज़्यादा होता है, एयर का 1.29 kg पर मीटर क्यूब के अंदर ये kg पर मीटर क्यूब के अंदर ये एयर का जो भी आप देख रहे हो। रिलेटिव डेंसिटी यानी होती है डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस। रिलेटिव डेंसिटी क्या होता है सर? रिलेटिव डेंसिटी होता है सर डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस बाई डेंसिटी ऑफ वाटर एट 4 डिग्री सेल्सियस, जहाँ पे इसकी डेंसिटी मैक्सिमम होती है और वॉल्यूम मिनिमम होता है। तो मालूम है ये वाली चीज़ तो कि डेंसिटी मैक्सिमम होती है वाटर की कब? 4 डिग्री सेल्सियस पे, और डेंसिटी मैक्सिमम होगी तो वॉल्यूम मिनिमम होगा। यूनिटलेस एंड डायमेंशनलेस होता है। ऑफ कोर्स यार रेशियो है तो यूनिटलेस एंड डायमेंशनलेस ही होगा। सही बात है, बिल्कुल सही बात है। अब हम आगे अगर देखते हैं तो हमारे पास डेंसिटी ऑफ मिक्सचर जो होता है वो तुम निकाल सकते हो डायरेक्टली, टोटल मास बाई टोटल वॉल्यूम तुम मालूम है। डेंसिटी क्या होता है? मास बाई वॉल्यूम, टोटल मास बाई टोटल वॉल्यूम करके निकालो। बाकी टोटल मास सेम रहा तो ऊपर वाला टर्म, नीचे वाला टर्म कैसे? वॉल्यूम सेम रहा तो नीचे वाला टर्म ले लेते हैं। और क्लोज्ड है तो ρgh होगा, अगर ओपन है तो P0 ऊपर का ऐड भी हो जाएगा। अगर मान लेते हैं हमारे पास क्लोज्ड है, अगर यहाँ से यहाँ जा रहे हैं तो P2 - P1 करेंगे तो ρgh ही होता है, ठीक है ना। और हमारे पास डेप्थ फ्रॉम सरफेस लेते हैं यहाँ पे ρgh जो लेते हैं। अगर मान लेते हैं सबका ρgh सेम है ना यहाँ पे, तो हमारे पास देख रहे हैं यहाँ पे रो तो डेंसिटी सेम मटेरियल था, एच सेम है, सब में सेम हाइट खराब हो रहा है तो सबका प्रेशर सेम होगा, फोर्स सेम नहीं होगा, प्रेशर सेम होगा सब पे, एंड सेम लिक्विड अप टू सेम हाइट, ठीक है ना। यानी लिक्विड अगर सेम भरा हुआ है सेम हाइट तक तो सबका प्रेशर सेम होगा यहाँ पे, ठीक है। और यहाँ पे जी इफेक्टिव भी वेरिएबल होता है और हमारे पास एच इफेक्टिव भी वेरिएबल होता है। तुम देखोगे यहाँ पे जी इफेक्टिव भी होगा कि लिफ्ट के अंदर अगर ऊपर जा रहा है एक्सेलरेशन तो नीचे आ जाएगा, और तो ये वाला हो जाएगा, और नीचे जा रहा है तो ऊपर के ऊपर जाके प्लस हो जाएगा ऐसे करके। और अगर ऐसे है तो एज इफेक्टिव भी लेना अपन जानते हैं, कोई खास बात है, कोई खास बात नहीं है। देखो फ्लूइड के अंदर हमारे पास बहुत ही बेसिक सी चीज़ें हैं अभी, और देख लो मज़ा आ जाएगा, ठीक है। देखो फ्लूइड के अंदर हमारे पास मैंने तुमको बताया कि क्लोज्ड होता है तो ρgh लगता है, बट वही सॉरी फ्लूइड के अंदर क्लोज है तो प्रेशर ये लगता है, बट वेलोसिटी ऑफ इफ्लक्स के बारे में बात करें तो हमारे पास अगर टोपी हटा दिया है तब तो √2gh होता है। कैसे कोई बॉडी या कोई मास अगर फ्री फॉल करके आया तो √2gh होता है, तो ये भी √2gh ही होता है, √2gh ही होता है। बट अगर देखोगे यहाँ पे अगर क्लोज्ड है तो होता है हमारे पास √2, यहाँ पे √2gh है ही, और यहाँ पे डेंसिटी नीचे आता है। डेंसिटी यहाँ पे डेंसिटी पे डिपेंड करता है कि डेंसिटी कैसी है, तभी तो उस कितने क्लोज में कितने मतलब वेलोसिटीज बाहर डिपेंड तो करेगा, ये कोई सी बात है। तो हमारे पास 2 + P1 - P0 प्लस 2gh होता है। वो ज़्यादा लॉजिक लगा के मतलब डेंसिटी नीचे होता है, तो इसको बेसिकली ऐसे तुमको याद भी होना चाहिए, और याद है भी तो बहुत अच्छी बात है, याद है ही यार। वेलोसिटी जो होता है वो होता है √2 × P1 - P0/ρ इंटू यहाँ पे ये ब्रैकेट में है +2gh होता है, और ये सब रूट के अंदर होता है, क्लोज के अंदर। बट ट्रोकली भाई आए, ट्रोकली ने टोपी उड़ा दिया और हमारे पास √2gh केवल बचा। तो ये भाई ट्रोकली भाई ओपी उड़ा दी टोपी, ट्रोकली चाचा आए थे यहाँ √2gh कर लिया था, ठीक।